हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है फैटल एरर। चलो बिना किसी देरी के हमारे इस न्यू सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जी चैन को दिखाया जाता है और उसकी पीठ पर काफी जख्म के निशान थे और वो दिल ही दिल में यही कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर और ग्रैंडमा की डेथ हुई थी, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और अब अपनी आइडेंटिटी चेंज करके मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ और सिर्फ यही नहीं, मैं तुमसे वो सब कुछ छीनूंगी जो मिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अगले सीन में सॉन्ग हान को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर सॉन्ग अपने कार से बाहर आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामा का मेन लीड था और सारे गार्ड्स उसका वेलकम कर रहे थे। उसके बाद उसका असिस्टेंट बताता है कि पिछले 3 सालों में हमारी कंपनी ने कितनी प्रोग्रेस की और इस प्रोविंस की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। और तो और आपके कजन की कंपनी जीयून को भी सप्रेस कर दिया। ये सुनकर तो सॉन्ग ईशान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने कजन से सबसे ज्यादा नफरत करता था और कहता है कि इस बार सभी एम्प्लॉयज को डबल बोनस मिलेगा। दूसरी तरफ जीचन दूरी खड़ी उसे देख रही होती है और दिल ही दिल में कहती है कि सॉन्ग ईशान, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई है और मैं इस मुलाकात का काफी टाइम से वेट कर रही थी। ये कहकर वो डायरेक्टली उसके सामने बढ़ने लगी। तभी सॉन्ग ईशान को उसके गार्ड का कॉल आता है और उसे कहता है कि कोई चोरी छुपे हमारे हॉल में घुस आया है, यकीनन आपको मारने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए आप प्लीज अलर्ट रहना। एक तरफ सॉन्ग ईशान ये बात सुन रहा था, दूसरी तरफ जी चान उसके पास से गुजरते हुए हल्का सा फिंगर टच करते जाती है जिससे सॉन्ग ईशान को डीप सेंसेशन हुई क्योंकि पास्ट में किसी लड़की ने उसे ऐसे ही टच किया था और वो फौरन से उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे अपने सामने लेकर आया। जीचेन को भी लगा कि शायद वो पकड़ी गई है, इसलिए उसने भी फौरन से अपना नाइफ निकालकर उस पर अटैक कर दिया जो कि बहुत हल्का सा ही था। इसी दौरान सॉन्ग ईशान पर भी कुछ और आदमी अटैक करने के लिए आते हैं जिसके बारे में गार्ड ने बताया था, मगर एंड टाइम पर वो पकड़े गए। जबकि सॉन्ग ईशान उन लोगों की परवाह किए बगैर अभी तक हैरानी के साथ उस लड़की को ही देख रहा था कि आखिर वो है कौन जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। उसी दौरान जीचन वहाँ से चली जाती और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में गार्ड ने उन आदमियों को पकड़ लिया था कि मास्टर, इन आदमियों को आपकी कजन लिंग चियान ने भिजवाया था क्योंकि वो आपकी कल की गैदरिंग को खराब करना चाहता था। जबकि सॉन्ग ईशान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था आखिर वो कौन थी। उन आदमियों से भी पूछता है कि इस पिक्चर को गौर से देखो, क्या ये लड़की तुम लोगों की ग्रुप में से है? और उन बेचारों को तो इस वक्त सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी और कहते हैं कि नहीं मास्टर, हम सच कह रहे हैं, हम इस लड़की को नहीं जानते। असिस्टेंट जैंग बोला कि मास्टर, इन लोगों पर नजर रखने की वजह से शायद वो हमारी नजरों में ना करे, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। जिस पर सॉन्ग ईशान बोला कि कोई बात नहीं, जाने दो उसे, वो मुझे मारने आई थी जो कि वो नहीं कर पाई, तो यकीनन वो दोबारा भी जरूर आएगी, हम दोबारा उसके आने का वेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें जी चांग दिखाई जाती है जो एक कार के पास आकर उसके मिरर पर नॉक करती है और उसे अपने अदाओं का जलवा दिखाने लगी। और जबकि दूसरी तरफ हमें सॉन्ग ईशान दिखाई दिया। असिस्टेंट जैंग बता रहा था कि बॉस, हमने हर इंट्रेस और एग्जिट पर नजर रखी हुई है और कोई भी लड़की नजर नहीं आई, शायद ही वो सामने आने से बहुत ज्यादा डर गई हो। बात करते हुए वो साथ साथ गाड़ी में आकर बैठ गया था और तभी उसने देखा कि गाड़ी के ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे कब से ढूंढा जा रहा था। और अब तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था और असिस्टेंट जैंग से कहने लगा कि वो लड़की कहीं गायब नहीं हुई, तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये कहने के बाद उसने कॉल भी कट कर दी और वो ये कहने लगती है कि मास्टर सॉन्ग ईशान, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो पूछता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम मुझे कहाँ ले जाने वाली हो? जी चैन ने बताया कि रात हो चुकी है, हम दोनों साथ में अकेले हैं और तुम ड्रंक भी हो चुके हो, यही हमारे लिए परफेक्ट टाइम है, तो भला और कहाँ ले जाऊंगी? ये कहते के साथ ही उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सीन में जी चैन उसे एक रूम में लेकर आई थी और धीरे धीरे उसे अनड्रेस करने लगी और सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा कि पार्टी में तुम्हारा स्कैमिंग करने का क्या मतलब था? क्या तुम मेरे करीब आना चाहती थी या फिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? जी चान बोली कि आप जान तो चुके हो, मेरी इंटेंशंस आपके करीब आने की थी जो कि मैं आ चुकी हूँ। मगर सॉन्ग ईशान को अभी तक उस पर यकीन नहीं होता, उसे पकड़कर अपने और करीब कर देता है, पूछते हुए कि सच सच बताओ, मेरे साथ ट्रिक्स लड़ाना बंद कर दो। मगर जी चान अभी भी उस बात पर ही अड़ी हुई थी, क्या मेरे करीब आने पर अब तुम्हें अफसोस हो रहा है?
यहाँ सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ मरोड़ दिया और कहता है कि जितनी खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा खतरनाक। ये सुनकर जीचांग बोली कि अच्छा तो तुम गाड़ी में ड्रंक होने का नाटक कर रहे थे, वैसे तुम्हें भी तो थ्रिलर फीलिंग्स पसंद है ना, तो अब क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हें कुछ हो सकता है। जिसके बाद उठाते हुए उसे बेड पर लेकर आया और बहुत ही रूडली ट्रीट करते हुए पूछ रहा था कि तुम मुझे मारने के लिए ही आई थी ना, इसलिए मुझे यहाँ अकेले ले आई, तो फिर अभी भी तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो? अगर जीचांग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा उसके ऊपर आते हुए कहती है कि तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए मुझे यही तरीका सूटेबल लगा, इवन कि मैं तुम्हें यहाँ तक भी लेकर आई, लेकिन अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहकर वो उठते हुए यहाँ से जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला कहा था। फौरन से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड में लेकर आया। जीचांग अभी भी उसके साथ रोमांटिकली बिहेव कर रही थी, क्योंकि ये उसका एक प्लान का हिस्सा था कि अपना बदला लेने के लिए वो सबसे पहले सॉन्ग ईशान का दिल जीतना चाहती थी, जबकि सॉन्ग ईशान को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं था। और वो उसे गले से पकड़ते हुए विंडो की तरफ पुश कर देता है कि सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ पर लिंग जियान ने ही भेजा है ना? अगर अभी भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी जान लेने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। जीचांग कहती है कि मैं सच में तुम्हारे करीब ही आना चाहती थी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को प्रूफ करूँ, फिर फौरन से उसका हाथ हटाकर विंडो से जंप करना चाह रही थी। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर फौरन से सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था। जीचांग कहने लगी कि आप बताओ, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर ये उसे साइको कहता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो इधर जीचांग उसे फौरन से पकड़कर उसे किस करने लगी, जो कि सॉन्ग युवान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उल्टा ये सब देखकर उसको जीचांग पर हंसी आ रही थी और वो उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस लिन चियांग के लिए इतना आगे निकल जाओगी। जब सॉन्ग ईशान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो यहाँ किसी मकसद से नहीं आई, तो जीचांग बोली कि ठीक है, हम लोग फिर एक डील कर लेते हैं। लिंग चियांग से जान छुड़ाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें वन टैंक प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं वो भी तुम्हें दिला सकती हूँ। फिलहाल तो उसने कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी थी। अभी भी सॉन्ग ईशान को उस पर हंसी आ रही थी, तो जीचांग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर कल का वेट करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कितने काम आने लगी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी सॉन्ग ईशान ने उसे रोककर उसका नाम पूछा। अपना नाम बताकर वो फौरन से बाहर आ जाती है। बाहर आते के साथ ही उसकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अंदर वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही थी वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वो नाटक करती रही, क्योंकि जिसको वो जान से मारना चाहती थी उसके सामने खुद को इतना कंट्रोल करना और खुद को काम रखना इतना आसान नहीं था। साथ ही हमें फ्लैशबैक से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीचांग बहुत जख्मी हालत में थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी सिस्टर और ग्रैंडमा की ही फिक्र थी, क्योंकि उन दोनों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। उसकी सिस्टर जीचांग को अपने पास आने से मना कर रही थी, जबकि ये उन दोनों को बचाना चाहती है। मगर इससे पहले कि वो रेंगते हुए भी उनके पास पहुंचती, किसी ने फुल स्पीड पर गाड़ी चलाकर जोरों से उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें जान से मार डाला। ये दर्दनाक हादसा जीचांग के सामने ही हो जाता है। वो चाहकर भी अपने सिस्टर और ग्रैंडमा को नहीं बचा पाई, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई लड़का गाड़ी से निकलकर फोन पर बात कर रहा था, और पहली नजर में ही जीचांग ने उसे पहचान लिया था कि सॉन्ग ईशान, इसलिए वो अब सॉन्ग ईशान से बदला लेना चाहती है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन अपने आंसू पोंछकर वो दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेती है। और सॉन्ग ईशान को दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट जैंग उसके पास आते हुए कहता है कि मास्टर, ये चिट्ठी आपके रूम के बाहर पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने आपके लिए ही रखा है। सॉन्ग ईशान जल्दी से उठकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा हुआ था कि कल रात तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उस होटल रूम की पेमेंट मुझे वापस करना मत भूलना। इसे पढ़कर वो समझ चुका था कि इतना बोल्ड मैसेज जरूर उस लड़की ने ही लिखा होगा। उसका असिस्टेंट जैंग पूछने लगा कि मास्टर, कल रात आप दोनों के बीच कुछ, की बात को बीच में काटते हुए सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा, क्या तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई? वो कहता है कि जी हाँ मास्टर, ये देखिए मैंने उसकी सीवी भी निकलवा ली। वैसे तो वो एक नॉर्मल लड़की लगती है, हाँ, मगर इन पिक्चर से ये बात साबित होती है कि वो लिन चियांग के लिए काम करती होगी। उन पिक्चर्स को देखकर सॉन्ग ईशान भी यही सोच रहा होता है कि पता नहीं आज के टेंडर मीटिंग में ये लड़की कौन से ट्रिक्स चलाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन टेंडर मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ सॉन्ग ईशान तो पहुँच गया था, लेकिन वो अपने सामने खड़े अपने कजिन को भी देखता है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सॉन्ग ईशान उसे इग्नोर करके जाने वाला था, लेकिन लिंग चियांग उसे देखकर रोकते हुए बोला, रुको भाई, हम दोनों तो फैमिली
लिए, लेकिन हमारी मुलाकात हमेशा इस टेंडर मीटिंग में ही क्यों होती है? सॉन्ग ईशान उसे बहुत रूडली जवाब देता है कि फैमिली हम दोनों, तुम लिन ग्रुप के लिए काम कर रहे हो और मैं सॉन्ग ग्रुप के लिए, तो तुम ये बताओ हम दोनों फैमिली कैसे हुए? लिन चियान कहने लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं कि तुम लिन ग्रुप के लिए काम करो। तो इस पर सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा से कहना कि वो अपने सेहत का ख्याल रखे, खामखा उन्हें दूसरों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लिन चियान बोलता है कि ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन ये कोई वॉइस डिसीजन नहीं है। वांगटैंग प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से फाइट करे, लेकिन हाँ हो सकता है कि इस फाइट का नुकसान सिर्फ तुम्हें ही हो। तो सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रॉपर्टी तुम्हें पहले ही मिल चुकी हो। मास्टर जी को अपने साइड पर करके मास्टर जी आज के ऑक्शन में मिंग फैमिली की प्रॉपर्टी को सेल करने वाला है। लिन चियान इस बात पर हंसने लगता है जैसे कि सॉन्ग ईशान ने बिल्कुल सही कहा हो, जबकि सॉन्ग ईशान को उसके ऐसे हंसने पर गुस्सा आ रहा होता है। तो कहने लगता है कि आज से 3 साल पहले मिंग फैमिली को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो समझ लेना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अभी भी हंसते हुए ये कह रहा होता है कि भला इसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है। और सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और उतने में ही ये कहने लगता है कि अरे मास्टर जी भी आप पहुंचे, वो देखो। और सरप्राइजिंगली मास्टर जी की कार से सबसे पहले जी चैंग बाहर आती है, जो कि बहुत ही कोल्ड तरीके से सॉन्ग ईशान की तरफ ही देख रही थी। और वो भी इसे ही घूरता रहा कि मास्टर जी के साथ ये लड़की आखिर क्या कर रही है। उनकी जीचन बहुत शातिर तरीके से उसके पास से गुजरते हुए हल्का सा उसे टच करते हुए गुजरती है, और वो अभी भी उसके इरादे नहीं समझ पा रहा था। असिस्टेंट जैंग कहने लगा कि शायद हो सकता है कि इसने मास्टर जी को लिन चियान के थ्रू अप्रोच किया हो। तो वो कहता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में सभी साथ होकर एलिवेटर में आकर खड़े हो गए थे। इतने में सॉन्ग ईशान को असिस्टेंट जैंग की कॉल आई, जो बता रहा था कि बॉस मैंने इन्वेस्टिगेशन करवा ली। असल में मिस जी चैंग मिंग फैमिली से जीसू की दोस्त थी, इसीलिए मास्टर जी ने उसे अपने पास रखकर एक मौका दिया है। लेकिन अगर वो सच में मिन फैमिली का नाम यूज कर इस केस में इन्वॉल्व हुई है तो फिर हमारे लिए 110 प्रॉपर्टी को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से मास्टर जी ने मिन फैमिली की प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी जी चैंग को दी है। अब तो सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा शक में पड़ गया था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। और जैसे ये सभी लोग बाहर जाने लगे तो सॉन्ग ईशान जी चैंग का हाथ पकड़कर उसे वापस से लिफ्ट के अंदर लेकर आ गया, और वो लिफ्ट भी बंद कर देता है। उसका ये डोमिनेट वाला बिहेवियर देखकर जी चैंग कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, कितने लोग बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, इतना भी क्यों उतावले हो रहे हो। सॉन्ग ईशान कहता है कि जी चैंग मैंने पहले भी तुम्हें एक चांस दिया था, मगर इस बार तुम मिन फैमिली का नाम यूज करके हमारे मैटर्स में इन्वॉल्व हुई हो। तो जी चैंग कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, कहीं मैं अपने मुंह से ये बात ना निकाल दूं कि आज से 3 साल पहले तुमने मिन फैमिली के साथ क्या किया था। ये बात सुनते ही सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उससे कहने लगा, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मिन फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हो। पर जी चैंग का सारा फोकस उसका ट्रस्ट जीतने में था। अपने पास से एक यूएसबी निकालकर वो कहने लगती है कि इसमें ऑक्शन के सारे इन्फॉर्मेशन है जो मास्टर जी ने सिर्फ लिन चियान को दी, और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, और ये यूएसबी मेरी सिंसियरिटी का सबूत है, और मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ तुम ही जीतो, और इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तो तुम जान ही गए होगे ना कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक करती हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी सॉन्ग ईशान को असिस्टेंट जैंग की कॉल आई, जो बता रहा था कि ऑक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही लोगों के बीच में लीक हो गई, जो कि मास्टर जी ने सिर्फ लिन चियान के साथ ही शेयर की थी। और अब तो मास्टर जी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि लिन चियान ने उनका भरोसा तोड़ दिया, और लिन चियान का मुंह भी देखने लायक है। और सॉन्ग ईशान के लिए ये तो सच में बहुत बड़ा शौक था, और कहता है कि कहीं ना कहीं आपको जी चैंग पर यकीन कर लेना चाहिए। कॉल कट होने के बाद जी चैंग कहने लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन मास्टर जी ने सिर्फ लिन चियान के साथ ही शेयर की थी, और लिन चियान ने ये सब पहले ही सब में फैला दी, और यकीनन उसने इस बात की वजह से मास्टर जी का भरोसा तोड़ा है, और अब वो चाह कर भी 110 प्रॉपर्टी को कभी पा नहीं सकता। और तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन चांस है, इसके लिए एडवांस में ही मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन करती हूँ। तो सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए लिन चियान तुम्हारे साथ क्या कुछ करेगा। जी चैन कहती है कि डर तो लग रहा है कि मैंने उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी की, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तो सॉन्ग ईशान उसे एक आखिरी बार पूछता है कि सच सच बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम्हारा मकसद क्या है मेरे करीब आने का। इस पर जी चैन ने कहा कि तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो फिर, मैं लिन चियान को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती
जाती हूँ। इस पर सॉन्ग ईशान उसे बहुत अच्छे से समझा देता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने मास्टर के पीठ पीछे वार करे उन पर। तुमने आज लिन चियान को धोखा दिया तो कल तुम मुझे भी धोखा दे सकती हो। ये कहने के बाद दोनों ही लिफ्ट से वापस जाने वाले थे। इसके बाद हमें दूसरी तरफ मास्टर जी को दिखाया गया जो लिन चियान को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे होते हैं। तुम इतने स्टूपिड हो गए, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मास्टर जी के जाने के बाद लिन चियान को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो भी उसे डांट ही रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास अच्छा मौका था 110 प्रॉपर्टी को हासिल करने का, कि तुम देखो कि तुम कितने बेवकूफ हो कि तुम्हें एक लड़की ने धोखा दिया। लिन चियान कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। और तभी दूसरी तरफ यहाँ पर लिफ्ट खराब हो जाती है तो सॉन्ग ईशान और जी चान दोनों ही एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या ये तुमने किया, और इतने में ये दोनों समझ जाते हैं कि इनमें से ये किसी ने भी नहीं किया। और सॉन्ग ईशान कुछ भी करके जल्दी से लिफ्ट को ओपन करना चाह रहा था, जबकि जी चान को अपने ग्रैंड माँ और सिस्टर का इंसिडेंट याद आ जाता है और डर के मारे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी कि दीदी ग्रैंड माँ प्लीज तुम इन दोनों को छोड़ दो, इन्हें मत मारो। ये सब कुछ देखकर सॉन्ग ईशान को जी चान की हालत कुछ ठीक नहीं लगी और उसके पास आकर उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और जी चान अभी भी अपनी सिस्टर और ग्रैंड माँ का नाम लेकर चिल्ला रही थी और सॉन्ग ईशान उसे टाइट हक कर लेता है ताकि वो काम डाउन हो जाए। लेकिन अचानक से जी चांग अपनी सिस्टर जिंगिया का नाम लेती है। ये सुनकर सॉन्ग ईशान हैरान होकर उससे पूछने लगा कि जिंगिया तुम उसे कैसे जानती हो। लेकिन इस वक्त जी चांग की हालत बहुत ही खराब थी। वो कंटिन्यूअसली यही कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो और मुझसे दूर मत जाना। सॉन्ग ईशान उसे संभालने लगा और उसे कहता है सब कुछ ठीक हो गया है, तुम शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और देखो तुम मैं तुम्हारे पास ही हूँ। फिर जब वो थोड़ा बेटर फील करती है तो सॉन्ग ईशान उसे पूछने लगा कि प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और सच बताओ तुम्हारा मिन फैमिली के साथ क्या रिलेशन है। जब वो सब कुछ पूछ रहा था तो जी चान ने मिन फैमिली में से एक लड़की का नाम लिया कि मैं जिंगसू की दोस्त हूँ। लेकिन अभी भी सॉन्ग ईशान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिंगसू बचपन से ही सिख थी और अपने सिस्टर के अलावा उसकी कोई और फ्रेंड नहीं थी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम उसकी दोस्त हो। इस बात पर जी चान उसे कहती है कि तुम जो भी कह लो सच तो नहीं बदल सकता, मैं उसकी दोस्ती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी सॉन्ग ईशान उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेता है क्योंकि वो पूरा सच जानना चाहता था और आखिर जिंगसू थी कौन और उसका सॉन्ग ईशान के साथ क्या रिलेशनशिप था। मगर सॉन्ग ईशान जी चान को जाने नहीं दे रहा होता और उससे यही पूछ रहा होता है कि मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम कौन हो। देखा जाए तो सब खड़े उन्हें ही घूर रहे थे, लेकिन अभी भी वो उससे वही सवाल पूछे जा रहा था। तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें लास्ट टाइम अपना नाम बताया था, मैं जी चान हूँ। वो अभी भी सच नहीं बता रही थी तो सॉन्ग ईशान ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद सॉन्ग ईशान बाहर आता है और लिन चियान के आदमी उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। इस तरह से वो सॉन्ग ईशान को देख रही थी। उसे ऐसी उम्मीद थी कि सॉन्ग ईशान ली चियान से उसे बचाएगा। सॉन्ग ईशान गुस्से से वहाँ से जा रहा था, जिसके बाद असिस्टेंट जैंग बता रहा था कि आपके ग्रैंडपा ने मास्टर जी को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है, शायद इसलिए कि लिन चियान ने जो गड़बड़ की है ग्रैंडपा उसे उस गड़बड़ को ठीक करना चाहते हैं। सॉन्ग ईशान कहता है कि बस इतना ही या कुछ और भी बताना चाहते हो। जैंग ने घबराते हुए बताया कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप इस डिनर को अटेंड करो क्योंकि मास्टर जी के साथ उनकी बेटी जिन भी आई हुई है और उनकी बेटी ने ग्रैंडपा को बता दिया कि वो आपको लाइक करती है और आपने कई बार उसको रिजेक्ट किया, तो इस बार ग्रैंडपा आप दोनों के एंगेजमेंट तय करना चाहते हैं। एंगेजमेंट की बात सुनते ही सॉन्ग ईशान ने आगे कुछ भी नहीं सुना और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जैंग इधर आवाजें देते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होंगे अगर आपने उस डिनर को अटेंड नहीं किया तो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान को एक कॉल आती है जो कि जी चान ही की थी और उसको उसकी जान बचाने के लिए हेल्प मांग रही थी, मगर सॉन्ग ईशान ने कोई भी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी। असल में लिन चियान ने ये कॉल जबरदस्ती करवाई थी और सॉन्ग ईशान का ये वाला बिहेवियर देखकर जी चान से कहता है कि देख लो उसने तो तुम्हारे कॉल का कोई जवाब भी नहीं दिया, मतलब साफ है कि उसको तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है और तुम उस लड़के के लिए मुझे धोखा दिया है। तो जी चान उसे समझाने लगे कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सॉन्ग ईशान का ट्रस्ट जीतने के लिए किया। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो अभी भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसमें सारा का सारा तुम्हारा ही फायदा है। मगर इस पर भी लिन चियान को गुस्सा आ रहा था कि उसका ट्रस्ट जीतने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तो वो उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, इन 10 मिनट में वो तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं आया तो तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान उसके बारे में बोलना चाह रहा था लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा था और उसे वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा कि मैं लिन चियान को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, और वो भी कि जब लिफ्ट में वो अपनी सिस्टर जिंगिया का नाम चिल्ला रही थी और फिर लिफ्ट से बाहर आते हुए सॉन्ग ईशान को उसका इस तरह से देख
दफना, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसकी जान बचा लेगा। अब सॉन्ग ईशान जैंग को कॉल करते हुए उसका नंबर सेंड करते हुए बताता है कि मुझे जल्द से जल्द इसकी लोकेशन ट्रेस करके बताओ, जबकि वो कहता है कि मास्टर ग्रैंडपा मास्टर जी के साथ आपका वेट कर रहे हैं और आपको वही जाना चाहिए। मगर सॉन्ग ईशान ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी और कहता है कि बस जितना कहा है उतना ही करो। कॉल कट होने के बाद वो दिल ही दिल कहता है कि जी चान, अगर इस बार तुमने कोई ट्रिक खेली, तुम जान लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ली चान जी चान से कह रहा था कि तुम्हारा आखिरी मिनट भी गुजर गया, लेकिन सॉन्ग ईशान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। मतलब साफ है कि तुम उसका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं जीत पाई, तो चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जी चान कहती है कि लिन चान, तुम मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और हाँ, आगे भी तुम मेरी बहुत अच्छी पार्टनर बन सकती थी, लेकिन तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो जाते जाते अपने आदमियों से कहता है कि इसे जिंदा दफना दो और जी चान के लिए अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंड मोमेंट पर सॉन्ग ईशान वहाँ पर पहुँच गया था। जी चान उसे वहाँ देखकर सच में ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि वो उसे बचाने के लिए आ जाएगा। पता चलता है कि उसने सच में उसका ट्रस्ट जीत लिया। जिस तरह से सॉन्ग ईशान ने अपनी जान मुश्किल में डालकर वहाँ पर आया और उसे बचाने के लिए उन सब आदमियों से अकेले ही लड़ रहा था। कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखकर जी चान को ये बात इम्प्रेस कर देती है। उसे अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं, जब एक बार वो अचानक से गिर गई थी और सॉन्ग ईशान उसकी बहुत फिक्र कर रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जब जी चान ने पहली बार सॉन्ग ईशान को टच किया था और उसे जिस लड़की की याद आई थी वो कोई और नहीं बल्कि जी चान ही है, मगर अब वो इसे पहचान क्यों नहीं पा रहा, यही वो इस टाइम महसूस कर रहा है। और जब वो उसके पास आकर उसे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, और इसी टाइम उसने जी चान के घुटने पर वो निशान देखा, तो उसे अपना पहला प्यार जिंगसू याद आई। हाई स्कूल के टाइम जब उसके घुटने पर चोट लगी थी, सॉन्ग ईशान ही उसका ख्याल रखते हुए उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो, ये चोट निशान नहीं छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ गया था कि ये लड़की जिंगसू कैसे हो सकती है, जबकि जी चान कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद सॉन्ग ईशान उसे वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन एक आदमी आकर उसे पीछे से वार करने लगता है और उसका ये वाला वार जी चान ने खुद पर ले लिया और ये वार इतना तेज था कि जी चान के सर से खून निकल रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और सॉन्ग ईशान को भी उसकी फिक्र होने लगी, तो वो फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर जी गुस्से में अपनी बेटी को वहाँ से ले जा रहा होता है, क्योंकि डिनर पर सॉन्ग ईशान का इतना वेट करने के बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं आया। जिन तो सॉन्ग ईशान को देखे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, जबकि ग्रैंडपा मास्टर जी से कह रहे थे कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं सॉन्ग ईशान का दिमाग ठिकाने पे लगा दूंगा, उसकी वजह से आप प्लीज हमारे कुकरेशन को खराब मत करना, मैं उसे इस एंगेजमेंट के लिए भी राजी कर लूंगा। तो जाते जाते मास्टर जी ने बस इतना ही कहा कि अगर सॉन्ग ईशान ने कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो समझ लेना कि हमारे कुकरेशन भी खत्म समझो। उनके जाने के बाद ग्रैंडपा अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उस बेवकूफ लड़के को मेरे पास लेकर आओ, और उस लड़की को भी जिसकी वजह से आज वो मेरे पास नहीं आ पाया। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान को दिखाया जाता जो यही सोच में पड़ा था कि क्या जी चान ही जिंगसू है, और उसे फ्लैशबैक का सीन भी याद आता है जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड जिंगसू ने उसे प्रपोज किया था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मुझे आकर आंसर दे देना, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि हमारी स्कूल लाइफ खत्म होने से पहले तुम मुझे जवाब दे दोगे। जबकि सॉन्ग ईशान तो कब से उसे यही कहना चाह रहा था और आज खुशी के मारे वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था। यही सब याद करते हुए वो प्रेजेंट में भी सोच रहा था कि जी चंग ने मुझे जब भी टच किया मुझे जिंगसू वाली फीलिंग क्यों आई, अगर वो सच में जिंगसू है तो उसका फेस बदला हुआ क्यों है, और आखिर वो लिंचियान के साथ क्या कर रही है, और इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ होगा मैं कैसे पता लगाऊं। और तभी डॉक्टर भी इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ जाती है। वो फौरन से डॉक्टर के पास आकर पूछने लगा क्या वो ठीक तो है ना। डॉक्टर ने इससे पूछा कि क्या आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हो। फिलहाल तो पेशेंट की जान बच गई है, लेकिन उसकी बाकी की कंडीशन क्या है वो पेशेंट के होश आने के बाद ही हम बता सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद एक ग्रैंडपा के भेजे हुए आदमी भी पहुंच गए थे। वो कह रहे थे कि मास्टर सॉन्ग हमें ग्रैंडपा ने आपको और मिस जी चान को साथ लाने के लिए कहा है। सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मगर जी चान का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम लोगों को उसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और कहते हैं कि मास्टर सॉन्ग प्लीज हमारे लिए मुश्किल खड़ा मत करिए, और वार्ड के अंदर जाने लगे थे। इस पर सॉन्ग ईशान उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। उसका ये गुस्से वाला रूप देखकर अब वो लोग भी सॉन्ग ईशान को ही अपने साथ लेकर जाते हैं। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद लिन चियान भी यहाँ से एक रूम से बाहर आता है, शायद वो जी चान को नुकसान पहुँचाना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान ग्रैंडपा के सामने हाजिर हो जाता है
है, जबकि ग्रैंडपा अभी भी उस लड़की के बारे में ही पूछ रहे थे। सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ग्रैंडपा, मैंने ही इन लोगों को मना किया कि उस लड़की को वो लोग ना लाए, क्योंकि उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है और वो इस काबिल भी नहीं कि वो आकर आपसे मिले। इस पर ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होकर जवाब देते हैं कि अगर उस लड़की का तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो तुम उस लड़की की वजह से तुम डिनर अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आए, और अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि फौरन से उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा, कल मेरी जान बचाते हुए उस लड़की को चोट लगी है, अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो प्लीज उसके रिकवर होने तक का वेट करें। ग्रैंडपा को ये बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि उस मामूली लड़की के लिए तुम मेरे सामने जुबान लड़ा रहे हो, अगर तुम उस लड़की की वजह से मास्टर जी को ऑफेंड किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो लड़की रिकवर हो जाए तो उसे यहाँ से भेज दो, वरना मैं उस लड़की के साथ क्या करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सॉन्ग ईशान कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद ग्रैंडपा ने उसे सजा के तौर पर सारी रात यहीं पर घुटने टेक कर बैठने के लिए कहा। इस पर सॉन्ग ईशान उन पर उफ तक नहीं करता और फौरन से घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। तब ग्रैंडपा तो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। जीचन बाहर खड़े होकर पास्ट के बारे में सोच रही थी, जब उसने सॉन्ग ईशान से कहा था कि हम दोनों को साथ में रहकर हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, और अगर फ्यूचर में कभी मैं तुम्हें ना दिखूं तो सैड मत हो जाना। जिस पर सॉन्ग ईशान बोलता है कि मैं सैड क्यों होऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा वेट करूंगा। प्रेजेंट में जीचन सोच रही थी कि अब मेरा चेहरा बदल गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती, लेकिन कल फिर भी तुमने अपनी जान रिस्क में डालकर मेरी जान बचाने के लिए आ गए। मगर साथ ही में उसे याद आता है कि किस तरह बेदर्दी से उसने उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर का मर्डर किया, और वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही था, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। ये सब सोचते हुए वो खुद को समझा रही होती है कि मेरे दिल में सॉन्ग ईशान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं इसका यूज करके उसके पास रह सकती हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान पूरी रात घुटने टेकने के बाद बाहर आता है तो उसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से सुबह सुबह असिस्टेंट जैंग ने भी उसे बैड न्यूज सुना दी थी। सोशल मीडिया पर आपके किसी ने मिस जीचान के साथ पिक्चर अपलोड की है कि आपका इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर सॉन्ग ईशान सोचता है कि अगर ग्रैंडपा ने ये पिक्चर देख ली तो वो तो जीचान को जान से ही मार देंगे, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाकर उसे बचाना होगा। ये कहते के साथ ही वो फौरन से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जीचान की तरफ लिंचियान आते हुए कहता है कि एक तरफ तुमने ये रूमर्स फैला दी कि सॉन्ग ईशान और तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और दूसरी तरफ तुमने उसका ट्रस्ट जीतने के लिए उसका वार तुमने खुद पर ले लिया। वो कहती है कि मास्टर लिंचियान, अब तो आप समझ गए होंगे, ये सारा जाल मैंने सॉन्ग ईशान के लिए ही बिछाया था, मगर फिर भी तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तो वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें उस कंडीशन में पुश नहीं करता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि सॉन्ग ईशान के लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। कहीं ना कहीं जीचान को भी ये बात समझ में आ रही थी कि, और उसे थैंक यू भी कहती है, लेकिन साथ ही साथ और उससे फेवर भी मांगने लगी कि आगे कुछ दिनों के लिए मैं सॉन्ग ईशान के साथ ही रहने वाली हूँ, और इसी बीच तुम्हें वो सच सबके सामने लाना होगा जो सॉन्ग ईशान ने मिन फैमिली के साथ किया था, क्योंकि आपने मुझे मारने की कोशिश की और इस फेवर को बस उसका कंपनसेशन समझ लेना। तो लिंचियान उसे कहने लगता है कि ठीक है, इस बात की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूँ कि सॉन्ग ईशान तुम्हें कैसे ट्रीट करता है अपनी स्कैंडल गर्लफ्रेंड बनाने के बाद। इस पर जीचन कोई भी जवाब नहीं देती कि ग्रैंडपा के आदमी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि पूरा हॉस्पिटल छान मारो उस लड़की को ढूंढने के लिए, मगर अच्छी बात ये थी कि सॉन्ग ईशान पहले ही यहाँ पर आ चुका था। वो पहले ही जीचन के रूम में आकर देखता है और वो उसे वहाँ पर नहीं मिली तो वो बाहर जाकर देखता है, और वो उसे ढूंढते हुए टेरेस के ऊपर आता है और उसका नाम लेता है। जीचन मुड़े बगैर उसे कहने लगी, मैंने बहुत टाइम से खुली सांस नहीं ली, मैं बस यहाँ पर खुली हवा लेने के लिए आई हूँ। और उसे कहती है कि मास्टर सॉन्ग ईशान, कल रात मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो। जब उसने देखा कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही तो वो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसका प्रॉब्लम चलने में नहीं, असल में तो वो देख ही नहीं पा रही थी। और सॉन्ग ईशान को याद आता है कि रात में इसने किस तरह मेरा वार खुद पर ले लिया, शायद उसी की वजह से इसकी आंखें चली गई हो। ये बात सॉन्ग ईशान को शॉक कर देती है, मगर जीचन अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये टेम्पररी विजन लॉस हो सकता है। और उतने में ग्रैंडपा के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जीचन को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं, मगर सॉन्ग ईशान किसी को भी इसके पास नहीं आने देता और खुद अकेले ही उन सबसे लड़ता रहा। लड़ने के साथ साथ वो जीचन को भी उन लोगों से बचाता रहा, क्योंकि अब वो देख नहीं सकती और उसको बचाने की जिम्मेदारी भी इसकी ही थी। और आखिरकार उसको
उठाते हुए साथ ले जाने लगा और ग्रैंडपा के आदमी भी उसके पीछे ही भाग रहे होते हैं, मगर सॉन्ग ईशान किसी भी तरह उनको चकमा देकर जीचन को अपने साथ लेकर साइड पर छुपा देता है। ग्रैंडपा के आदमी उन्हें ढूंढ तक भी नहीं पाए और वहाँ से चले जाते हैं। जीचन पूछते है कि क्या वो चले गए। सॉन्ग ईशान उसे अपने पास खींचते हुए कहता है अभी वेट करो प्लीज। जीचन रिलैक्स होने के बाद वो उससे सॉरी कहने लगता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी आंखें चली गई। तो जीचन कहती है कि नहीं, अगर कल तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो मेरी जान ही चली जाती। इसके बाद सॉन्ग ईशान उसे पूछने लगा कि क्या सोशल मीडिया पर हमारे अफेयर की खबर तुमने फैलाई? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लीचैन को ऑफेंड करने का अंजाम क्या हो सकता है? और ऊपर से मेरे ग्रैंडपा भी तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। जीचन कहते हैं कि सॉरी, लेकिन लीचैन से पीछा छुड़वाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शायद मैंने अपनी वजह से तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। जिसके बाद सॉन्ग ईशान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो अब घर चलते हैं, और उसे उठाते हुए घर ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के चेकअप के बाद सॉन्ग ईशान डॉक्टर से पूछने लगा प्लीज मुझे बताओ कि जीचन की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहने लगता है कि मास्टर सॉन्ग ईशान, मैं आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। जीचन की मेडिकल रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि जीचन को उसके चाइल्डहुड से ही इम्यून डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वो हर वक्त बीमार रहती होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर सॉन्ग ईशान को याद आता है कि जिंक्सू ने उसे कहा था कि मुझे बचपन से ही इम्यून डेफिशिएंसी है और पता नहीं चलता कि कब मेरी कंडीशन सीरियस हो जाए, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए। प्रेजेंट में सॉन्ग ईशान की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जान चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि जिंक्सू ही है। डॉक्टर बताते हैं कि हमें जीचन की फेस स्किन पर जख्म के निशान मिले हैं, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, मगर आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ जीचन भी यहीं पर आ रही थी और उसने डॉक्टर की कुछ बातें भी सुन ली। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या सॉन्ग ईशान मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान शॉक्ड होने के साथ साथ इमोशनल हो गया था। जिंक्सू जिंदा है और वो मुझे इतने सालों बाद मिली। और जीचन उसका नाम लेती है मास्टर सॉन्ग ईशान, और ये फौरन से उसका नाम सुनते उसके पास चला आता है। तुम्हारी आंखें अभी तक रिकवर नहीं हुई तो तुम क्यों रूम से बाहर चली आई? जीचन कहती है कि मैं डॉक्टर्स के कमेंट जानना चाहती थी। सॉन्ग ईशान ने डॉक्टर को वहाँ से भिजवा दिया और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत लकी हो, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। जीचन सवाल करती है कि अगर मैं इतनी लकी ना होती और हमेशा के लिए अंधी हो जाती, तो इस पर सॉन्ग ईशान बताता है कि फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखता। मगर जीचन कहने लगती है कि आपको मेरे साथ इतना काइंड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं अंधी हो गई हूँ। जबकि सॉन्ग ईशान मन ही मन में सोच रहा था कि तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो और मैं नहीं जानता कि इन सालों में तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ होगा। मगर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो बस उसे देखे जा रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे उठाकर उसके रूम में लेके जाने लगता है। कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। उसे रूम में लाकर बेड पर लिटा देता है और कहता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ। जबकि जीचन मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या सॉन्ग ईशान मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था? क्या इसे पता चल गया होगा कि मैं ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी सिर्फ, या फिर ये मेरी रियल आइडेंटिटी जान गया? और जीचन उसको पूछने की कोशिश करती है कि मास्टर। सॉन्ग ईशान फौरन से उसके करीब आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम बेटर फील नहीं कर रही? जीचन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछना चाह रही थी कि क्या आपको नींद नहीं आ रही? सॉन्ग ईशान कहता है कि नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं और तुम मुझे मास्टर कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे सॉन्ग ईशान कहकर भी बुला सकती हो। जीचन उसके लिए अपने दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं लाना चाहती। उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तो सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, मैं साथ वाले रूम में ही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद वो जाते जाते हुए वो चेयर भी उठाकर उसकी जगह पर रख देता है ताकि जीचन को चोट ना लगे। इसके बाद सॉन्ग ईशान यहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जीचन असल में ब्लाइंड नहीं है, वो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी ताकि वो सॉन्ग ईशान के करीब रह सके। नेक्स्ट सीन में हमें एक एडिटिव वॉइस सुनाई दी जो किसी को बता रहा था कि तुम जल्द से जल्द ओल्ड फाइल्स को डिलीट कर दो, सॉन्ग ईशान ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। ये सुनकर वो आदमी फौरन से फाइल्स को डिलीट करने लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो डिलीट कर पाता सॉन्ग ईशान उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था और वो आदमी इसके सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैंने ही ये न्यूज फैलाई थी कि मिन फैमिली को आपने ही डिस्ट्रॉय करवाया है और ये मैंने किसी के कहने पर किया था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है।
सॉन्ग ईशान को तो सबूत चाहिए था कि आखिर इसने ये किसके कहने पर किया था, लेकिन उस आदमी को तो कुछ भी पता नहीं था। सॉन्ग ईशान ने अपने आदमियों से कहा कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए। सॉन्ग ईशान उन पिक्चर और वीडियोस की चिप अपने पास रख लेता है, जो ये साबित कर रही थी कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला सॉन्ग ईशान ही था। नेक्स्ट सीन में जैंग ने उस चिप की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और कहता है कि मास्टर, इस पिक्चर में जीचन बिल्कुल जिंगिया की तरह लग रही थी। असल में उसने फेस सर्जरी करवाई है, ये उसकी फेस सर्जरी की रिपोर्ट है। क्या आप ये बात पहले से ही जानते थे? तो सॉन्ग ईशान कहता है कि वो जिंगिया नहीं बल्कि वो उसकी ट्विन सिस्टर जिंगसू है। शायद वो उस कार एक्सीडेंट में बच गई थी। लिन चियान ने मेरे अगेंस्ट ये रूमर्स फैलाए थे कि मैंने ही मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और अब वो जिंगसू को यूज कर रहा होगा मुझे मारने के लिए। यानी कि जीचन जो कुछ भी कर रही है, सॉन्ग ईशान को इस बारे में पहले से ही अंदाजा हो चुका था। तो जैंग कहने लगता है कि मास्टर, अगर ऐसी ही बात है तो आप उसे सच क्यों नहीं बता देते कि आपने मिन फैमिली के लिए कितना कुछ किया सिर्फ और सिर्फ जिंगसू के खातिर। इस पर सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं ये बात साबित कर सकूं कि असल में लिन चियान ने ही मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, और अगर मैं उसे बताऊंगा तो भी वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेगी। अगर इस बारे में लिन चियान को कुछ खबर हुई कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो जीचन की जान खतरे में भी पड़ सकती है। जिंगसू के साथ मास्टर की ये लॉयल्टी देखकर जैंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। इतने में सॉन्ग ईशान कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि जीचैन ही जिंगसू है। इतने में जीचैन को दिखाया जाता है। ली चान उसे मैसेज करता है कि सॉन्ग ईशान ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना। इतने में ही वो सॉन्ग ईशान के बारे में ही सोचने लगी कि एक टाइम पर वो अनकंट्रोलेबली इसे किस करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जबकि प्रेजेंट में जीचन खुद से कहने लगी कि जिंगसू खुद पर काबू रखो, तुम्हारे दिल में उसके लिए कैसी वैसी कोई भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो लिन चियान को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में जरूर उसमें किसी ने उसका साथ दिया होगा, और जिसने उसका साथ दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके घर में ही मिलेगी। अगर तुम्हें पता चले कि उसका साथ किसने दिया तो मुझे उसका नाम जरूर बताना ताकि उसका मैं इन्वेस्टिगेशन करवा सकूं। जीचन उसे कुछ बताते बताते रुक जाती है। इधर लिन चियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि अब ये लड़की मुझसे बातें भी छुपाने लगी। उसका ये गुस्सा देखकर ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। देखो, तुम सॉन्ग ईशान की तरह बिल्कुल भी मत करना, उसने एक लड़की की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर दिया। लीचन फिलहाल के लिए तो कह देता है कि ग्रैंडपा ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जीचैन को दिखाया जाता है। आधी रात में वो सॉन्ग ईशान के रूम में आ जाती है सबूत ढूंढने के लिए। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने इसका साथ दिया था, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक एक फाइल को गौर से देख सके, इसीलिए वो पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। इतने में उसको अपनी फाइल मिलती है अपने रियल आइडेंटिटी की। तो उसे पता चल चुका है कि मतलब सॉन्ग ईशान मेरी रियल आइडेंटिटी जान चुका है, और ये भी कि मैंने फेस सर्जरी करवाई है। इतने में ही सॉन्ग ईशान को करवट बदलते हुए देखकर ये फौरन से फाइल को अंदर रख देती है, और कबट की आवाज की वजह से वो जाग जाता है। जीचैन ने तो फौरन से ब्लाइंड होने का ड्रामा शुरू कर दिया। सॉन्ग ईशान उसे देखते ही पूछने लगा कि तुम यहाँ। तो जीचैन कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरा रूम है, जिस पर जीचैन उसे सॉरी कहती है। मैं तो वॉशरूम गई थी, शायद मैं रास्ता भूलकर तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि रात को तुम्हें अकेले अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा तो ये डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आता हूँ, और खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में छोड़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जीचैन डाइनिंग टेबल पर आ रही थी। दूसरी तरफ जैंग मास्टर सॉन्ग को बता रहा था कि ये मेड बहुत भरोसेमंद है और मिस जीचैन का भी ये बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और आपको उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं। और ये सारी बातें यहाँ पर जीचैन भी सुन रही होती है। और जैंग कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने अभी के अभी आपको उनके सामने पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि आपकी वजह से वो कल मिस जीचैन को नहीं पकड़ पाए थे, और हो सकता है कि इसीलिए आप पर वो गुस्सा भी होंगे। सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। उतने में जीचैन उसको आवाज देती है तो वो फौरन से उठकर उसके पास चला जाता है, और जैंग से कहता है कि तुम गाड़ी एंट्रेंस पर लेकर आओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उतने में मेड भी खाना लाकर जीचैन को ग्रीटिंग करती है, और सॉन्ग ईशान उसे उस आंटी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये आंटी शोय है और आज के बाद ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जिसके बाद उसे नाश्ता करवाने के लिए चेयर पर बिठा देता है, और कहने लगता है कि ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, वरना किसी चीज से टकरा जाओगी, और मेरे वापस आने तक का वेट करना। और साथ ही साथ उसका हाथ दूध के ग्लास तक भी पहुंचा देता है ताकि वो उसके हाथ पर ना गिर जाए, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जीचैन सोचने लगी कि कल रात में उसके रूम में गई थी, और इसलिए उसने आंटी शोय को रखवा दिया ताकि दोबारा से मैं रात को उठकर चोट ना लगवा लूं।
सिर्फ यही नहीं और वो और भी कुछ नोटिस करती है कि हर शार्प के कॉर्नर पर उस कुछ कवर सा लगा हुआ है। उतने में उसे याद आता है कि लास्ट टाइम वो एक किसी टेबल से टकरा गई थी। अकेली सॉन्ग ईशान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद से उसने हर शार्प कॉर्नर पर कवर लगवा दिया ताकि जीचान को इन चीजों से चोट ना लग जाए। ये सब कुछ जान लेने के बाद जीचान सोच रही होती है कि मेरी रियल आइडेंटिटी पता होने के बावजूद भी इसने मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये मेरा ख्याल रख रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मुझे जिंगिया समझ लिया हो। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान ग्रैंडपा के सामने आ जाता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने उस लड़के को अपने घर पर रख लिया। सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा आप इस बारे में फिक्र मत करिए, कुछ टाइम की बात है, लोग इस बारे में भूल जाएंगे। मगर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मास्टर जी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर जिनको पता चल गया कि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसने अपने घर में एक और लड़की को रखा है और अभी के अभी उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ, उसके साथ क्या करना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सॉन्ग ईशान कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, पर मैं उसे किसी के हवाले भी नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे सजा दे दो। ग्रैंडपा को उसके इस बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि लाठी मुझे ला कर दे दो और अपने हाथ में इतना बड़ा स्टिक लेकर सॉन्ग ईशान से एक और बार पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओगे या नहीं। ये सुनकर सॉन्ग ईशान ने अपना ब्लेजर उतार दिया और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। ये देखकर तो ग्रैंडपा उसे और भी बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर उसकी वजह से हमारी फैमिली के बीच दरार पड़ जाए तभी क्या तुम उसे ही प्रोटेक्ट करोगे। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा मैं उसे ऐसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। आप मुझे जितना मारना चाहते हो मार लीजिए, लेकिन उसके सारे मामला मुझ पर ही छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतनी मार खाने के बावजूद भी वो बाज आने वाला नहीं था, तो ग्रैंडपा गुस्से में उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं और सॉन्ग ईशान ने ग्रैंडपा को थैंक यू कहा। सॉन्ग ईशान को चोट तो बहुत आई थी, लेकिन ग्रैंडपा के सामने उसने उफ तक नहीं किया। दूसरी तरफ हमें जीचान को दिखाया जाता है जिसे मेड आंटी संभाल रही थी, जबकि जीचान कहने लगी कि आंटी आपको हर वक्त मेरे आगे पीछे रहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। पर आंटी कहती है कि नहीं, मुझे मास्टर ने कहा है आपका ख्याल रखने के लिए, मुझे आपके साथ रहने दे। जिसके बाद वो बहाने से आंटी को फ्रूट लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसको सॉन्ग ईशान के अगेंस्ट कुछ और सबूत ढूंढने थे और वो जल्दी से सॉन्ग ईशान के रूम में पहुंचाती है। यहाँ उसे एक लॉकर नजर आया जिसे वो खोलने में बिजी हो गई और दूसरी तरफ जिन सॉन्ग विला के डोर पर जोर जोर से नॉक कर रही थी कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मेड आंटी ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और उससे पूछती है कि मिस जिन आप शायद मास्टर सॉन्ग से मिलने के लिए आई है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। तो जिन बोलती है कि सॉन्ग ईशान घर पर नहीं है तो क्या हुआ, वो लड़की तो घर पर है ना। वैसे तो मैं उससे ही मिलने के लिए आई हूँ और फिर जबरदस्ती घर में घुसने लगी। मेड आंटी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि आपको मिस जीचन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो कहती है कि मैं भी तो देखूं कि वो दिखती कैसी है। और यहाँ जीचन भी उसकी आवाज सुनकर सावधान हो जाती है। जैसे ही जिनकी नजर इस पर पड़ती है तो ये सोच में पड़ गई कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार इसने जीचन को लिन चियान के साथ देखा था और फिर उससे पूछने लगी कि लिन चियान तुम्हें भी लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, ये मैंने सोचा नहीं कभी। और फिर वो जल्दी से जीचन के रूम में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम ही जीचन हो। जीचन ने तो उसे देख लिया था मगर नाटक करती है कि माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं, जिस पर जिन कहती है कि नाटक करना बंद करो, भूल गई क्या मैंने तुम्हें लिन चियान के साथ देखा था और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। मेड आंटी जिन को बताती है कि ये देख नहीं सकती है, जान के तो जिन को बहुत खुशी होती है और उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुमने मुझसे मेरे सॉन्ग ईशान को छीन लिया। इस पर जीचान कहती है कि पहली बात तो ये मैं कभी भी लिन चियांग के साथ नहीं थी और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे सॉन्ग ईशान को तब छीना होगा ना जबकि कभी वो तुम्हारा था भी नहीं। इस बात पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीचन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ताना दो। पहला थप्पड़ तो उसने मार दिया लेकिन जीचन दूसरा थप्पड़ उसे मारने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद तो जिन तो पागल हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन उतने में ही यहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुंच जाता है और उसका हाथ साइड में करते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो। जिन उसके सामने मासूम बनते हुए कहने लगी कि देखो ना इसने मुझे थप्पड़ मारा। इस पर जीचन बोली अगर तुम शुरुआत ना करती तो मैं तुम्हें कभी भी थप्पड़ ना मारती। सॉन्ग ईशान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि ये मेरा घर है, अपनी आवाज नीचे रखो और प्लीज जाओ यहाँ से। जिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है कि क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। देखो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किससे प्यार करते हो, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो क्योंकि ये लिन चियान के साथ रिलेशनशिप में थी। जीचन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो,
क्योंकि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग ईशान भी उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं ये मेरा मैटर है, इसलिए तुम मुझ पर छोड़ दो। जिन को वहाँ से भेजने के बाद जीचन से पूछने लगा कि क्या तुम सच में ली चियांग के साथ रिलेशनशिप में थी, तो जीचन कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और कहता है कि अगर आइंदा से ऐसी कोई भी सिचुएशन बने तो तुम फौरन से मुझे इन्फॉर्म करोगी, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था, जो कि उससे खुद से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसका असिस्टेंट होगा। तो उसे बुलाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी से आकर ये दवाई मेरे जख्मों पर लगाओ। जबकि वो कहती है कि मास्टर मैं जीचन हूँ। उसे देखकर सॉन्ग ईशान जल्दी से उसके पास आ जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ। वो कहती है कि हाँ, मैं आपके लिए मरहम लेकर आई हूँ। आपके असिस्टेंट ने ही मुझे बताया कि आपको चोट लगी है, मैं आपके लिए ये ऑइंटमेंट लेकर आई थी, ये ज्यादा अच्छा है। सॉन्ग ईशान लेते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, तो वो कहती है कि आपने भी मुझे मिस जिन के हवाले नहीं किया। इस पर सॉन्ग ईशान उसे याद दिलाते हुए कहता है कि क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो अपने जख्म पर मरहम लगाने लगता है, जो कि उससे नहीं हो रहा था। जीचन उसे कहती है कि आप मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। तो वो फौरन से कहता है कि हाँ प्लीज लगा दो, मैं खुद से नहीं लगा पा रहा। जैसे कि अब जीचन को नजर नहीं आ रहा था, तो वो कहता है कि मैं मिरर में देखकर तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा, इस तरह से तुम मुझे लगा देना। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करने लगे। जीचन उसके जख्मों को देखते हुए सोचने लगे कि इससे ये सारे जख्म मेरे वजह से ही आए हैं, पर आखिर मुझ पर ये इतना मेहरबान क्यों है। जबकि सॉन्ग ईशान उसे बताता है कि इस सिटी में जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है उसमें हम सिर्फ 3 फैमिलीज ही इन्वॉल्व हैं, सॉन्ग फैमिली, जिन फैमिली और मिन फैमिली। सिटी में जितने भी लैब्स, क्लिनिक्स और स्किल्ड डॉक्टर्स है वो सभी मिन फैमिली से हैं, क्योंकि उनको उनके पुश्तों से ही चाइनीज मेडिसिन के फॉर्मूलाज मिलते हैं, क्योंकि उनके मेडिसिन इस पूरे सिटी में सबसे बेस्ट है। और तुम्हारे इस मेडिसिन के स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही आ रही है। कुछ देर के लिए तो जीचन घबरा ही जाती है। सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लेकर आया और वो घबराते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं डर गया था, शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन अब मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। जीचन अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानती, ये ऑइंटमेंट तुम खुद ही लगा लेना। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक लिया, नहीं तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जीचन अपने रूम में आने के बाद सोच रही थी कि मैं मेरे सिस्टर के बारे में बात करके असल में वो जानना चाह रहा था कि मैं जिंगिया हूँ या नहीं। लेकिन जीचन का रियल नेम तो जिंगसू है, लेकिन जिंगिया का इससे क्या चक्कर है, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तक हमें पता है कि जिंगसू की सिस्टर का नाम जिंगिया था और वो दोनों ट्विंस थी और उनके फेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। एक दिन जिंगिया जिंगसू को कॉल करके बताती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया और वो मेरा सीनियर है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है। उसने पहले मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की और उसका नाम सॉन्ग ईशान है। उसका नाम सुनकर जिंगसू बहुत हर्ट हो जाती है, मगर फिर भी उसने जिंगिया को कुछ भी नहीं बताया। जबकि ग्रैंडमा जिंगिया से कहने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी उसे बताने की, जब मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट तय कर देती तब बताती। एंगेजमेंट का सुनकर जिंगसू का दिल ही टूट जाता है और उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि उसे आज भी जिंगिया की परवाह है और उससे ही प्यार करता है, तो आखिर उसने जिंगिया को मारा ही क्यों। डोर पर नॉक सुनते ही वो फौरन से अपने बेड पर जाकर सोने का नाटक करती है, जबकि सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था और उससे मिलने के लिए आया होता है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान जिंगिया के पास आया था उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए और उससे बताता है कि असल में मुझे गलतफहमी हो गई थी, नहीं जानता था कि जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है वो तुम हो, बल्कि मैं तो जिंगसू से प्यार करता हूँ। और इससे पहले वो जिंगसू के बारे में बता पाता, जिंगिया ने उसे बीच में ही रोक लिया, ये कहते हुए कि मैं और ग्रैंडमा जिंगसू को रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए बहुत खुश थी, तो प्लीज फिलहाल तुम इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो। उसके वापस आने का सुनकर सॉन्ग ईशान खुश तो हो जाता है मगर सैड भी हो जाता है। कहता है कि क्या वो जानती है कि मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ। जिंगिया कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और प्रेजेंट में जब वो जीचन के करीब आता है उसके पीठ पर जख्म वाले निशान देकर उसे एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है, जिसके बाद फौरन से वो उसी जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे जिंगसू की फिक्र हो रही थी और एम्बुलेंस को
को कॉल करते हुए बताता है कि प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। सॉन्ग ईशान जैसे ही उसके जख्मों पर हाथ लगाता है तो वो फौरन से मुड़कर सॉन्ग ईशान कहने लगी। वो भी इसके मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ भी कहे बगैर डायरेक्टली उसे किस करने लगा और जीचन उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये फीलिंग्स शायद मेरे लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए है। पर सॉन्ग ईशान होश में आते हुए उसे सॉरी कहने लगा और कहता है कि मेरी लाइफ में तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और उस पर कंबल ओढ़कर वहाँ से चला जाता है। जबकि जिंगसू सोचने लगते है कि शायद इसे लगता है कि मैं जिंगिया हूँ, तभी तो ये मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। मास्टर को पहली बार एक कुक के रूप में देखकर असिस्टेंट को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। जबकि सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि आज मैं कंपनी नहीं आ पाऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज मेरे घर पर ही भिजवा दो और ये बताओ कि आज यहाँ पर कितने गार्ड्स मौजूद हैं। असिस्टेंट बताता है कि इस वक्त आज 20 गार्ड्स मौजूद हैं, वो सारे आज ड्यूटी पर है, मगर आप फिक्र मत करिए, ये गार्ड्स आपको और आपके वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरा मतलब मिस जीचन को। असिस्टेंट के जाने के बाद सॉन्ग ईशान को ये बहुत क्यूट लगता है और स्माइल करने लगता है कि उसने जीचन को उसकी वाइफ कहा है। दूसरी तरफ जीचन को दिखाया जाता है उसने लीचन को कुछ डॉक्यूमेंट सेंड की और बताया कि ये मुझे सॉन्ग ईशान के स्टडी रूम में मिले। साथ ही साथ कॉल करके उसे बताती है कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ कि इसमें से कौन था जो सॉन्ग ईशान का साथ दे रहा था मिंट फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। जबकि लिंचियान उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई जादुई जिन का चिराग लगा हो और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा लूंगा। जिसके बाद जीचन उसे बताती है कि मैंने सॉन्ग ईशान के रूम में अपने सर्जरी के रिपोर्ट्स देखे और मेरी पिक्चर भी थी, शायद वो मुझे जिंगिया समझ रहा है और वो अभी भी मेरी सिस्टर से प्यार करता है। लिंचियान उसे समझाने लगता है कि देखो वो एक बार तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुका है, दोबारा से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। जबकि लिंचियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो जीचन से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी तुमसे मिलने के लिए। कॉल कट हो जाने के बाद उसके पास मास्टर जी आते हैं और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, अब तुम्हें किसने गुस्सा दिला दिया। तो वो कहने लगा कि सॉन्ग ईशान के सिवा और कौन हो सकता है और कहता है कि वो सब छोड़ो, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो सॉन्ग ईशान का साथ दे रहे थे उनकी सिक्योरिटी कंपनी को चलाने के लिए। अब इन लोगों के साथ आप कैसे पेश आते हो ये आपका काम है। और मास्टर जी कहने लगते हैं कि तुमने तो बहुत बड़ा ही सीक्रेट मेरे हाथ लगवा दिया, इन लोगों के साथ अब क्या करना है ये मैं देख लूंगा। यानी कि लिंचियान जीचन का साथ नहीं दे रहा था, वो कैसे भी करके सॉन्ग ईशान को बर्बाद करना चाह रहा था। एंड गाइस, जीचन और सॉन्ग ईशान एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दोनों ही एक साथ कल रात के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन फिर बीच में ही रुक जाते हैं। जिसके बाद जीचन उसे कहती है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी है। ये सुनकर तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और साथ ही साथ उसके जख्मों के बारे में भी पूछ रही थी। सॉन्ग ईशान कहता है कि अब काफी बेटर है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस ऑइंटमेंट की वजह से, वो सच में बहुत अच्छा है। जबकि जीचन कहती है कि ये जख्म भी तुम्हें मेरी वजह से ही आए हैं ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें एक्सप्लेनेशन दूं। सॉन्ग ईशान तो फौरन से मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इन मामलों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब जीचन मन ही मन में सोचने लगती है कि लगता है ये आज कहीं नहीं जाने वाला, अगर ये पूरा टाइम मेरे आसपास ही रहेगा तो मैं लिंचियान से कैसे मिलने के लिए जाऊंगी। और थोड़ी देर में सॉन्ग ईशान को असिस्टेंट जिंग की कॉल आ रही थी, जिसे वो बिल्कुल भी रिसीव नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके बार बार कॉल करने पर आखिरकार वो रिसीव कर लेता है और उसने एक बुरी खबर सुनाई कि मास्टर हमारे वीआईपी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और अब उनकी जान खतरे में है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। जी चैन भी कहने लगी कोई बात नहीं, आपको आपके ऑफिस जाना चाहिए, मैं खुद को संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। इसके बाद वो जाने से पहले कहने लगा कि ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना और ये बर्तन यहीं पर छोड़ देना, मैं वापस आकर इन्हें समेट लूंगा। उसके जाने के बाद जी चैन मेड आंटी को आवाज देकर बुलाने लगती है, ये जानने के लिए कि मेड आंटी वहाँ पर है भी या नहीं। और जब वो वहाँ पर नहीं थी तो ये फौरन से लिंचियान को कॉल करती है और उसके कॉल रिसीव ना करने पर जीचन उसके ऑफिस पहुंच आई थी और यहाँ आकर उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे ऑफिस आ चुकी हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसी दौरान मास्टर जी की कॉल आई जिसे जीचन रिसीव करती है और वो बता रहा था कि लिंचियान तुमने क्या अच्छा काम किया ये सॉन्ग ईशान की वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट देकर, और अब मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखा रहा हूँ। पर मेरे ख्याल से उसे ये सब कुछ पता चल गया है, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता है सिवाय अपने घर में बैठकर रोने के अलावा। जब जीचन ये सारी बातें सुन
सुन लेती है तो वो हैरान हो जाती है और वो फौरन से कॉल कट कर देती है। वीआईपी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही डॉक्यूमेंट्स है जिसे मैंने पिक्चर्स क्लिक करके इसे सेंड किए थे। मतलब कि ये लिस्ट लिन चियान ने मिन फैमिली के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं यूज की, बल्कि वो सॉन्ग ईशान को ही बर्बाद करना चाहता है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आ गया था और नेक्स्ट सीन में हमें लिन चियान को दिखाया जाता है जो कि वीआईपी कस्टमर्स को मार रहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे पीठ पीछे सॉन्ग ईशान का साथ देने की। वो कस्टमर इसे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर में लिन चियान को जीचन की कॉल आती है जो कि गुस्से में इसे बातें सुना रही थी। तो कहने लगती है कि कितने बेशरम इंसान हो तुम, वो लिस्ट मैंने इसलिए सेंड नहीं की थी कि तुम अपने बिजनेस में उसका फायदा उठाओ। मगर लिन चियान कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या इसलिए कि वो इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की थी और तुम्हारी वजह से सॉन्ग ईशान को नुकसान भुगतना पड़ा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी सॉफ्ट हार्टेड होगी। जीचन बोली मेरे बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो। तो वो कहता है कि इसमें मुझे और भी मजा आएगा कि तुम्हें गुस्सा दिलाने में, और फिर अपने आदमी से कहने लगता है कि सॉन्ग ईशान को बता दो कि उसके इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अपने घर में रहने वाली जीचन ही है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और जीचन को इधर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब इससे पहले जीचन सॉन्ग ईशान को कॉल कर पाती, इससे पहले ही उसे कोई किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान के वीआईपी क्लाइंट्स लिन चियान से मार खाने के बाद उसके पास आए थे और उसे बताया कि किस तरह से उन्हें फैमिली के नाम से ब्लैकमेल किया था और इसलिए ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। मगर हम कसम खा के कहते हैं कि हमने पहले लीक नहीं किया कुछ भी, बल्कि वो तो हमारे पास क्लाइंट की लिस्ट लेकर आए थे जिसमें से हमने सिर्फ उनको नाम बताया। लिस्ट उनके पास कैसे आई ये तो हम भी नहीं जानते। सॉन्ग ईशान ने उन दोनों की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन दोनों के हाथ में बैंक कार्ड दे दिए। उनके जाने के बाद असिस्टेंट जैंग कहते हैं कि मास्टर हमारे कई क्लाइंट्स गायब हैं और कुछ बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, इससे हमारी रेपुटेशन भी काफी खराब हो गई। सॉन्ग ईशान फैसला करता है कि फिलहाल उनकी मदद करने के लिए हम उनको कुछ रकम दे देते हैं और उतने में उसका एक क्लाइंट आकर कहने लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत कम होगा। पहले तो सॉन्ग ईशान उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी और कंपनसेशन के तौर पर आप जो भी कहोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। इस पर क्लाइंट बोला कि अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ कि जो कंपनसेशन मैं तुमसे मांगने वाला हूँ वो तुम दे पाओगे या नहीं, और इन्फॉर्मेशन किसने लीक की मैंने उसका पता लगा लिया है। जिसके बाद वो लोग जीचन को इसके सामने लेकर आते हैं। पहली नजर में सॉन्ग ईशान तो उसे देखकर हैरान हो गया और तभी उसे याद आता है कि उस रात जीचन उसके रूम में आई थी और मेरे पूछने पर उसने कहा था कि वो वॉशरूम से सीधा यहाँ पर आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अब वो ये सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि जीचन की आंखों की रोशनी नहीं गई और वो मुझसे झूठ बोल रही थी। सामने ही खड़ा क्लाइंट इससे कह रहा था कि मास्टर सॉन्ग ईशान अगर आप इस लड़की को आज हमारे आंखों के सामने ही उसके किए की सजा दे दो तो हम सभी क्लाइंट्स अभी भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या ये कंपनसेशन आप हमें दे पाओगे? इस पर सॉन्ग ईशान ने उसे एक स्माइल दी और बहुत पोलाइटली वो जीचन के पास आता है और उसे फर्श से उठा देता है। फिर क्लाइंट से कहने लगता है कि हम दोनों की कोऑपरेशन काफी लंबी चली है और अब तक तो आपको मेरे रूल्स भी पता होने चाहिए। मेरे लिए क्लाइंट जरूरी है मगर मेरे पर्सनल लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं। हमसे आज गलती तो जरूर हुई, इसके लिए मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे लव्ड वन के साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। इसकी बात सुनकर क्लाइंट बोला हो अच्छा तुम अभी भी इसे ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, हमारे आदमियों को तुम्हारी वजह से मार खानी पड़ी, अब इसका बदला तो तुम्हें भी मार खाकर ही चुकाना पड़ेगा। सॉन्ग ईशान तो फौरन से इसके लिए मान गया था, जिस पर जीचन कहती है कि मास्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते, गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मगर सॉन्ग ईशान उसकी बात नहीं सुनता। क्लाइंट ने एक और डिमांड की कि तुम्हारी वजह से हमारा जितना भी लॉस हुआ है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो जीचन अभी भी उस क्लाइंट से यही कह रही थी कि गलती मुझसे हुई है तो आप मास्टर सॉन्ग ईशान के साथ अपनी कुकरेशन खराब क्यों कर रहे हो। मगर सॉन्ग ईशान ने उसे बीच में ही रोक लिया और असिस्टेंट से कहने लगा कि जीचन को घर छोड़कर आओ, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे असिस्टेंट के साथ जाना पड़ा। और दूसरी तरफ उस क्लाइंट के आदमी सॉन्ग ईशान को मारना शुरू कर देते हैं और उनकी मारने की आवाजें सुनकर तो जीचन के कदम भी लड़खड़ाने लग जाते हैं। असिस्टेंट बोला कि मिस जीचन क्या अब आपको तकलीफ हो रही है? मास्टर को इस हालत में देखकर उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया मगर आपने बदले में उनको धोखा ही दिया, आखिर ऐसा क्यों? इस पर जीचन उसे सॉरी कहने लगती है। वो बोला कि सॉरी मुझे नहीं बल्कि मास्टर को कही है और फिर उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन उसका बेसन
बेसब्री से आने का वेट कर रही थी। जब सॉन्ग ईशान पहुंचा तो उसे देखकर कहने लगा कि तुम अभी तक जाग रही हो। और इधर जीचन को समझ में नहीं आता कि वो अंधी होने का नाटक जारी रखे या फिर नहीं, क्योंकि सॉन्ग ईशान भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तो वो अंधी होने का नाटक कंटिन्यू रखते हुए कहने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो लोग तो बस मुझसे कुछ प्रॉफिट चाहते थे। इधर जीचन उसे कहने लगती है कि ये मेरी गलती है, मगर सॉन्ग ईशान उसे फौरन से हक कर लेता है और कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ उससे, इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जीचन हैरान होती है कि ये अभी भी मुझसे इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। नेक्स्ट सीन में भी वो यही सोच रही थी कि सॉन्ग ईशान जान चुका है कि मैं अंधी नहीं हूँ और मैंने उसे धोखा दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं हुआ। तो वो इंसान मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, यही जानने के लिए वो सॉन्ग ईशान के रूम में दोबारा आती है। सॉन्ग ईशान बात ले रहा होता है, तभी उसकी नजर दोबारा से उस केस पर पड़ती है और फिर उसे ओपन करने की कोशिश करती है। काफी सारे पासवर्ड ट्राई करने के बाद उसे पता चलता है कि सेफ का पासवर्ड मेरी सिस्टर जिंगिया का डेट ऑफ बर्थ है। और उसने उस सेफ को ओपन किया जिसमें एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ मिला उसे, और उस बॉक्स के अंदर एक हेयर क्लिप है जिसे देखकर जीचन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हेयर क्लिप यहाँ पर। और साथ ही में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा जिंगिया को डांट रही थी कि तुमने कितनी बार जिंगसू को अपनी जगह स्कूल में भेजा, अगर स्कूल में उसके साथ कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो जाता। और ग्रैंडमा की ये सारी बातें यहाँ पर जिंगसू ने भी सुन लिया था और वो आगे आते हुए कहने लगी कि ग्रैंडमा इसमें सिस्टर की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही घर से बाहर जाना चाहती थी। तो ग्रैंडमा ने उसे भी डांटा और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए अब्रॉड में एक मेडिकल टीम को हायर किया है, मैंने तुम्हारे बैग्स भी पैक करवा दिए हैं, हम अब्रॉड जाने वाले हैं। ये सुनकर जिंगसू परेशान होने लगती है और ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दीजिए, और फौरन वहाँ से बाहर भाग कर आ गई। असल में वो एक जगह पर सॉन्ग ईशान से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसने सॉन्ग ईशान से कहा था कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। काफी देर उसका इंतजार करने के बावजूद भी वो नहीं आया और तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और उतने में ही वहाँ पर एक गाड़ी भी आकर रुक जाती है। पल के लिए तो उसे लगा कि शायद सॉन्ग ईशान आ गया है, मगर वो उसकी ग्रैंडमा थी जो उसे लेने के लिए आती है। मगर तब तक ये बेहोश हो जाती है और ग्रैंडमा के गार्ड्स इसे उठाकर ले जाने लगते हैं और उसका हेयर क्लिप वहीं पर नीचे गिर जाता है। और जीचन सोच रही थी कि क्या सच में सॉन्ग ईशान उस दिन मुझसे मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान सोचने लगता है कि शायद जीचन को यही लगा कि लिंगचान उसका मदद कर रहा है, पर उसे क्या पता कि लिंगचान कैसा इंसान है। इधर जीचन उसके बाहर आने की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी से उस बॉक्स को फिर से दोबारा से अंदर रख दिया। जब सॉन्ग ईशान उसे वहाँ पर देखता है तो वो बहाना करती है कि चोट लगी है और मैं वो ऑइंटमेंट लेने के लिए आई हूँ जो मैंने कल तुम्हें दिया था, मगर वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। सॉन्ग ईशान तो फौरन से उसे उठाकर बेड पर लेकर आता है और उसकी चोट को देखने लगता है और साथ ही साथ उसे पूछने लगता है कि जब वो तुम्हें लेकर आए थे क्या तब तुम्हें ये चोट लगी। कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता तो तुम खुद को प्रोटेक्ट किया करो और रूम से बाहर मत आया करो। और साथ ही साथ उसके जख्म पर मरहम भी लगाने लगा। तो जीचन कहने लगती है कि तुम अभी भी मुझसे इतने पोलाइटली पेश आओगे तो मुझे लगेगा कि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर तो सॉन्ग ईशान उसे ही देखने लग जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज।